Hello everyone, myself CA काजल डिरोलिया। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है BHU MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े तो आपको पता होगा कि BHU MCOM एंट्रेंस के लिए हमने कई सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं, जहां हमने 2012, 2013 एंड 2020 पे तो पूरा डिस्कशन किया था। बट 2014 टू 2019 के जो क्वेश्चन पेपर्स हमने अपलोड किए हैं उसमें हमने सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस किया था, थ्योरी पार्ट डिस्कस नहीं किया था। बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट जो कंप्लीट थ्योरी है, बिजनेस फाइनेंस एंड लास्ट वन इज मनी एंड बैंकिंग, ये कंप्लीट थ्योरी थी, इसलिए हमने इस पर डिस्कशन नहीं किया था। एंड साथ ही साथ क्योंकि हमें इस पर कुछ टॉपिक्स पे भी डिस्कशन करना था। अब रीज़न बीइंग अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यूज बहुत ईजिली आप समझ पाओगे, अदरवाइज आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट के लिए हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे ऑलरेडी बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड किए हैं, बिजनेस मैनेजमेंट पे भी बहुत जल्दी करने वाले हैं। एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन करके एक जो टॉपिक है जो बहुत रेलेवेंट है BHU MCOM एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हमने अपलोड कर दिया है। अब हमारी जो प्लानिंग है उसमें है कि 18 और 19 के पेपर में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट के क्वेश्चन है वो हम आज डिस्कस करेंगे, 17 एंड 16 साथ में डिस्कस करेंगे एंड 15 एंड 14 साथ में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बिजनेस मैनेजमेंट की अगर बात करें तो उस पर हमें बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड करने हैं। रीजन बीइंग अब जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता है ओवरऑल 24 क्वेश्चंस आता है एंड यही 24 क्वेश्चंस आपको 2021 में भी मिलने वाले हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज बिजनेस मैनेजमेंट ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई भी क्लास मिस हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और चलो फिर हम लोग अपना आज का डिस्कशन शुरू करते हैं, जहां हम लोग 2018 से शुरू करेंगे एंड देन 2019 के क्वेश्चन पेपर पे चलेंगे। 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 61 टू 84 ये क्वेश्चंस रिलेटेड है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट से। और देखो 2018 एज वेल एज 2019 का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें हमने सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स डिस्कस किए हैं, तो वहाँ से वो टॉपिक्स भी आप ज़रूर से क्लियर कर लेना। देखो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेसेस। नो डाउट यहाँ पे प्राइमरी पूछा है, तो प्राइमरी कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि सबसे पहला मोटिव होता है कि हम मार्केट में सर्विस प्रोवाइड कर सकें, दैट इज़ लोगों को सर्व कर पाए। क्योंकि जब आपका सर्वाइवल होगा तभी तो आपका बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करेगा। क्लियर? मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम सर्विस, प्रॉफिट फर्स्ट एंड सर्विस नेक्स्ट, सर्विस फर्स्ट एंड प्रॉफिट नेक्स्ट। अगर आप अच्छी सर्विस दोगे ना तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अगेन सोशल ऑब्जेक्टिव की बात किया है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें जहाँ पे हम सोसाइटी को सर्व करने की बात करते हैं, क्योंकि बेसिकली जो हमारा बिजनेस है वो सोसाइटी की वजह से ही चल रहा है, तो सोसाइटी के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना होता है। तो इसमें क्या पूछा है कि नॉट द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑनेस्ट पेमेंट ऑफ स्टेट टैक्सेस, कम्युनिटी डेवलपमेंट, कंड्यूसिव वर्किंग कंडीशन। अब देखो अगर कंड्यूसिव वर्किंग कंडीशन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ मोर देन जस्ट इंश्योरिंग अ कंफर्टेबल फिजिकल स्पेस। मतलब जब आप एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हो तो उनको सिर्फ और सिर्फ आप कंफर्टेबल फिजिकल स्पेस देने की बात नहीं कर रहे हो, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छी वर्किंग कंडीशन देने की बात कर रहे हैं। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट नहीं है। सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट क्या है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट करना, प्रॉपरली अपने टैक्सेस को पेमेंट करना, रिसोर्सेज को बिना वेस्ट के यूज़ करना, इन सब में आप सोसाइटी को सर्व कर पाओगे। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। नेक्स्ट, विच वन इज करेक्ट इन द फॉलोइंग? Trade is a part of industry, commerce is a part of trade, commerce is a part of business, industry is a part of commerce. No doubt correct answer क्या होगा? Commerce is a part of business. Next, कॉम्बिनेशंस आर। अब देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन पे हमने डिटेल डिस्कशन किया है, सारी क्लासेस अपलोडेड है चैनल पे, तो इस पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, हार्मफुल टू कंज्यूमर्स, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड हार्मफुल टू देम। नो डाउट बिजनेस कॉम्बिनेशन की वजह से कंज्यूमर को किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं होता, उनके इंटरेस्ट को हार्म नहीं होता, बल्कि उनके इंटरेस्ट में, फ़ायदे में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट, द बर्थ प्लेस ऑफ ट्रस्ट इज। अब ट्रस्ट की अगर बात करें तो इसकी बर्थ प्लेस है USA, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 अमेरिका। क्लियर? और अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी बर्थ प्लेस है कार्टेल्स का। ये लर्न कर लेना क्योंकि ये नोट्स में हमने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है।
नेक्स्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ होल्डिंग कंपनी इज लीगल, वॉलंटरी, ऑन मॉरल ग्राउंड, ऑन कोऑपरेटिव बेसिस। नो डाउट इट इज़ लीगल, क्योंकि अगर आप चाहो तो आप किसी भी दूसरी कंपनी के जो टोटल 50% शेयर कैपिटल है उनसे ज़्यादा होल्ड कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आप क्या बन जाओगे, होल्डिंग कंपनी, तो ये लीगल है। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ पूल्स इन अमेरिका वॉज, पूल्स की बात कर रहा है, इसको भी लर्न कर लेना। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 in 1840। नेक्स्ट, द बर्थ प्लेस ऑफ होल्डिंग कंपनी इज, इसका करेक्ट आंसर है 2 अमेरिका। ये सब लर्न करने वाले क्वेश्चन है, साथ ही साथ लर्न कर लेना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशन। अगर वर्टिकल कॉम्बिनेशन की बात करें तो इनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो हमने बताया भी था, वो ये होता है कि ये सिक्योर करना चाहते हैं एन अश्योर्ड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स और टू क्रिएट रेडी आउटलेट फॉर द गुड्स प्रोड्यूस्ड। मतलब इनका बेसिक मोटिव यही होता है कि जो प्रॉपर रॉ मटेरियल सप्लाई होना चाहिए या बाकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है गुड्स को बनाने के लिए, उनका टाइमली सप्लाई हो सके। क्लियर? तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि इसमें से कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखते हैं, कोऑर्डिनेशन अमंग प्रोडक्शन प्रोसेस है, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस बेसिकली प्रोडक्शन की तो बात करें ना कि रॉ मटेरियल टाइमली जाए, अदर रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो टाइमली सप्लाई हो पाए। टू रिमूव मिडलमैन, कंट्रोल ओवर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, एस्टैब्लिश को इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। इसकी कहीं भी बात नहीं होती वर्टिकल कॉम्बिनेशन में। जब भी हम वर्टिकल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि गुड्स बनाने से लेकर के गुड्स बनने तक का जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली हम रन करा पाए, और ये हमने अपनी क्लास में डिस्कस भी किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर स्लो कॉम्बिनेशन मूवमेंट इन इंडिया। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। नॉट पूछा है रीजन। बिजनेसमैन इन इंडिया डू नॉट लाइक टू लूज देयर ओनरशिप आफ्टर मेकिंग कॉम्बिनेशन। In India, there is lack of competition in industrial field resulting into slow progress of combination. Combinations in India are not in the interest of consumer. It is harmful to consumers. None of the above. अब देखो पहला दूसरा पॉइंट तो करेक्ट है। यहाँ हमसे कह रहा है कि स्लो कॉम्बिनेशन के लिए रीजन नहीं है, तो थर्ड पॉइंट कहीं से भी इसका रीजन नहीं, क्योंकि थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि वो कंज्यूमर के लिए हार्मफुल होता है। नहीं, कंज्यूमर के लिए किसी भी एंगल से वो हार्मफुल नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट, इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ इज नो डाउट, स्टाफ कौन होते हैं, एक्सपर्ट्स। नेक्स्ट, फॉर लार्ज साइज्ड इंटरप्राइजेज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, अगर लार्ज साइज्ड है तो लाइन एज वेल एज स्टाफ, दैट इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट, इन विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द फोरमैन बिकम्स अ ड्राइवर ऑफ ए सबॉर्डिनेट्स इंस्टेड ऑफ देयर लीडर। क्या बोला है कि जो फोरमैन है वो किसका ड्राइवर होगा, सबॉर्डिनेट्स का, ना कि लीडर का। ऐसा होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। ये जितने भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, इस पे आप अच्छे से स्टडी कर लेना, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय लॉरेंस ए अप्लाई इंडिकेट्स द effort of other people, cooperative group, formally organized groups, both 1 and 2। लॉरेंस ए ने जो डेफिनेशन दी थी उसके हिसाब से वो कंप्लीटली इंडिकेट करती है एफर्ट ऑफ अदर पीपल को। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 1, क्योंकि बेसिकली जो उनकी डेफिनेशन थी वो यही थी कि मैनेजमेंट इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। क्लियर? लॉरेंस ने एप्ले की जो बेसिकली डेफिनेशन थी वो क्या थी कि मैनेजमेंट इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल, कि जो लोग अपना एफर्ट डाल रहे हैं, जो दूसरे लोग अपना एफर्ट डाल रहे हैं, उसकी वजह से ही मैनेजमेंट अपने रिजल्ट्स को अचीव कर पा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट, इन एडवांस कंट्रीज लाइक यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, यूके, जापान, द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन इन द फॉर्म ऑफ नो डाउट प्रोफेशन। हमारी डेवलपिंग कंट्री है, इनकी डेवलप्ड कंट्री है। नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इज, अगेन इसका करेक्ट आंसर होगा F.W. टेलर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ लर्न करते जाना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन लर्न करने वाले, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन वाज साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा 1913। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट टुवर्ड्स whom, themselves, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, फाइनेंशियल एस्पेक्ट। नो डाउट फाइनेंशियल एस्पेक्ट, क्योंकि जब बात हो रही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो वहाँ पे फाइनेंस का कोई रोल होगा ही नहीं। नेक्स्ट, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, स्टाफिंग एंड डायरेक्शन, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो सबसे पहले तो देखते हैं कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है क्या।
फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में बेसिकली क्या आता है, प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। बट यहाँ पे सेकेंडरी फंक्शन पूछा, ये सारे क्या है, प्राइमरी फंक्शन है ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, कि इसमें से कोई भी सेकेंडरी फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट, according to Gratianus theory, the increase in direct cross and group relationship between the superior and subordinate, it is in the geometric term, harmonic term, arithmetic term or none of the above. इसका करेक्ट आंसर होगा 1, ज्योमेट्रिक टर्म। अब बेसिकली देखो, ग्रैफिनस थ्योरी में 3 रिलेशनशिप था, डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप एंड क्रॉस रिलेशनशिप, और तीनों में ही जो फॉर्मूला था वो किसके बेसिस पे था, ज्योमेट्रिक टर्म के बेसिस पे। क्लियर? वो हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, वो साथ ही साथ लर्न कर लेना कि जो डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप है उसमें हम लोग डिनोट करते हैं एन से, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप में हम डिनोट करते हैं एन ब्रैकेट 2 to the power n - 1 से, एंड क्रॉस रिलेशनशिप में रिलेशनशिप था n 2 to the power n डिवाइडेड बाय 2 प्लस n प्लस 1। तो देख लो ये सब किस टर्म में, ज्योमेट्रिक टर्म में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, ज्योमेट्रिक टर्म। डेलीगेशन इज डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेटरल, ऑल ऑफ द अबव, नो डाउट इसका करेक्ट आंसर होगा 4, ऑल ऑफ द अबव। और जब अभी हम बिजनेस मैनेजमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स पे हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू डिसेंट्रलाइजेशन इज ट्रू? राइट टू टेक डिसीजन इज ऑल्सो डेलीगेटेड इन डिसेंट्रलाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट डेलीगेटेड, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन बोथ आर इक्वल, बोथ 2 and 3। अब देखो, डिसेंट्रलाइजेशन में यही होता है कि जो डिसीजन लेने का राइट है वो भी हम लोअर लेवल को डेलीगेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, स्टाफिंग पर्टेन्स टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन ऑफ मैनेजर्स, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, ये लर्न कर लेना। इसका करेक्ट आंसर है थियो हेमन। लास्ट क्वेश्चन 2018 का, फॉर विच पर्पज प्लानिंग इज डन इन द ऑर्गेनाइजेशन? प्लानिंग करने का क्या पर्पस होता है? अगर हमने पहले से प्लानिंग की है तो नो डाउट हमें किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होगा, सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमारी इफेक्टिवली हम जनरेट कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। रिजिडनेस, लिबरलनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, इफेक्टिवनेस, करेक्ट आंसर होगा 4, इफेक्टिवनेस, कि हम जो भी हमने पहले प्री प्लानिंग की है उसको हम बहुत ही इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। क्लियर? यहाँ 2018 का क्वेश्चन पेपर पूरा हो गया, जहाँ हमने 24 MCQs डिस्कस किया। अब हम लोग चलेंगे 2019 के क्वेश्चन पेपर पे। अब देखो, 2019 के क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो इस पे भी हमने ऑलरेडी डिस्कशन सेशन अपलोड किया हुआ है, जहाँ हमने वो सारे सब्जेक्ट्स डील किए थे जो बेसिकली न्यूमेरिकल हैं, एंड थ्योरी हमने डिस्कस नहीं किया था। तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्लस बिजनेस मैनेजमेंट है, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 97 टू क्वेश्चन नंबर 120 ये बेसिकली इसी से रिलेटेड है। तो चलो इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं बस क्वेश्चन नंबर 97 सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज एन एक्टिविटी रिलेटेड टू। बेसिकली अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करें कॉमर्स में, ये रिलेटेड होता है एड्स टू ट्रेड से। क्लियर? एंड अगर एड्स टू ट्रेड की बात करें तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जब हम कोई भी गुड्स का ट्रेड या एक्सचेंज कर रहे हो तो उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, और उन डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरीज और सप्लीमेंट्री सपोर्ट्स। ठीक, उन सपोर्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, एड्स टू ट्रेड। क्योंकि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसा होता है ना कि गुड्स पहुंचाने के लिए प्रॉब्लम होती है, फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, तो उन सारी डिफिकल्टीज़ को रिमूव करता है कौन, एड्स टू ट्रेड। इसीलिए हम एड्स टू ट्रेड को क्या कहते हैं, ऑक्सिलरीज और सप्लीमेंट्री सपोर्ट्स। क्लियर है? जिसमें एक पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का, और भी कई चीज़ें जैसे कम्युनिकेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गई, बैंकिंग हो गई, ये सब क्या है, एड्स टू ट्रेड। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन दिया है इंडस्ट्री एड्स टू ट्रेड, कॉमर्स ट्रेड। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा, 2, एड्स टू ट्रेड। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ अ सोल ट्रेडर इज, ये सबको पता है कि अनलिमिटेड होता है, करेक्ट आंसर होगा 2, अनलिमिटेड। नेक्स्ट, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन? अब देखो, बिजनेस कॉम्बिनेशन पे भी हमने डिस्कशन किया था। कॉम्बिनेशन में भी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ओनली, जो हम बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हैं क्या वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए होता है? नहीं, वो लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है हमारे अग्रीमेंट पे। नेक्स्ट कह रहा है, कॉम्बिनेशन में बी अ पार्शियल कंसोलिडेशन। यस, इस पे हमने डिस्कशन किया था। कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी ऑफ इनफॉर्मल नेचर, बल्कि वो इनफॉर्मल नेचर का हो सकता है, क्योंकि हमने एक पॉइंट बताया था, जेंटलमैन्स अग्रीमेंट दैट इज इनफॉर्मल अग्रीमेंट।
तो ये क्या है, इनफॉर्मल नेचर का ही तो है। एंड नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन मे बी फॉर द लस्ट ऑफ पावर। नो डाउट ये पावर के लिए ही होता है, क्योंकि अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आपको हो सकता है कि इतनी पावर ना मिले, बट जब सेम लाइन ऑफ बिजनेस वाले मिल करके काम करेंगे या कई सारे बिजनेसमैन ट्रेडर्स मिल करके काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी मार्केट में क्या होगी, मोनोपोली, और मोनोपोली से हमें क्या मिलेगी, पावर। क्लियर। तो हमें देखो क्वेश्चन में ये चीज़ पूछा था कि इनमें से बिजनेस कॉम्बिनेशन का फीचर कौन सा नहीं है, तो ये तो फीचर है, पार्शियल कंसोलिडेशन भी है। एंड फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट में देखो कह रहा है कॉम्बिनेशन मे बी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ओनली। मे बी कि हो सकता है कि वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए हो, यहाँ मैंडेटरी नहीं लिखा है। और हमने यही चीज़ बताई कि जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है वो लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकता है। बट थर्ड ऑप्शन देखो जो लिखा है कि कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी ऑफ इनफॉर्मल नेचर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का फीचर हो। क्लियर, क्योंकि इनफॉर्मल अग्रीमेंट होता है तो वो बेसिकली इनफॉर्मल नेचर का ही होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट, डायगोनल कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस कॉम्बिनेशन, इसका करेक्ट आंसर होगा 1। इस पे भी हमने डिस्कशन किया हुआ था। नेक्स्ट, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन एविल ऑफ कॉम्बिनेशन। एविल ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब जो कॉम्बिनेशन का दुश्मन ना हो। बिजनेस कॉम्बिनेशन करने का क्या रीज़न होता है, फियर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। येस, हमें ये डर होता है कि कहीं हम ज़्यादा प्रोडक्शन ना कर दें, इसीलिए हम किसकी तरफ मूव करते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन की तरफ। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ मोनोपोली। तो देखो मोनोपोली तो हम चाहते हैं, मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन का हमें बेनिफिट ये मिलता है कि मार्केट में हमारी मोनोपोली होती है और बेसिकली हमारे बिजनेस से रिलेटेड पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। तो ये एविल नहीं है, ये बेसिकली बिजनेस कॉम्बिनेशन का दुश्मन नहीं है। नेक्स्ट, फियर ऑफ इंक्रीजेज इन करप्शन, ये भी करेक्ट है, क्योंकि हमें ये रहता है ना कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करप्शन इंक्रीज ना हो जाए, इसलिए हम बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, ऐसा कुछ भी पॉसिबल यहाँ नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन की, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए स्मॉल स्केल प्रोडक्शन किसी भी तरह का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, या इनफैक्ट स्मॉल स्केल प्रोडक्शन की यहाँ बात ही नहीं होती। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, नो डाउट अगर हम लोग बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो उस केस में यही होता है कि जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स हैं वो मार्केट से आउट हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे एविल्स हैं कॉम्बिनेशन के लिए। फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। बट क्या क्रिएशन ऑफ मोनोपोली एविल है कॉम्बिनेशन का? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट, different industrial units controlled by an industrial house is an example of, करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, सर्कुलर कॉम्बिनेशन। ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है अपने कॉन्सेप्ट क्लास में। नेक्स्ट, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। अब देखो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन की बात करें तो ओवरऑल इसके जो एडवांटेजेस हैं पहले हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ओवरऑल इसके 4 एडवांटेजेस होते हैं। पहला, ये वेस्टफुल कंपटीशन को अवॉइड करने में हमारी हेल्प करता है। दूसरा, इसकी वजह से बेटर कंट्रोल हो पाता है ओवर मार्केट्स। नेक्स्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रियलाइज करने में हमारी हेल्प कराता है एंड प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्डाइजेशन में भी ये हमें हेल्प करता है। क्लियर? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। फाइनेंशियल साउंडनेस, बेटर डिमांड सप्लाई कोऑर्डिनेशन, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड स्टैंडर्ड एंड बेटर प्रोडक्शन। तो जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है उसमें से फाइनेंशियल साउंडनेस की तो कहीं बात ही नहीं हुआ है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में हमने ये कहा कि हम जो भी वेस्टफुल कंपटीशन है उसको डिलीट करेंगे, मार्केट पे कंट्रोल करेंगे, दैट इज डिमांड सप्लाई का बेटर कोऑर्डिनेशन बिठा सकते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रियलाइज कराएंगे, एंड लास्ट हमारा था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये देखो लास्ट के 3 तो वही पॉइंट्स दिए हैं बट फाइनेंशियल साउंडनेस की बात नहीं हुई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। और देखो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त प्लीज़ ध्यान देना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। स्पेशली क्वेश्चन में पूछता है नॉट। क्लियर? नेक्स्ट, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। अब देख लेते हैं, कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं।
कौन कौन से? तो देखो अगर हम लोग फैक्टर की बात करें ना तो ओवरऑल 7 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग को या कह सकते हैं इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करती है। क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। पहली है स्ट्रैटेजी, देन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट environmental turbulence, next top management's attitude, next attitudes of personnel, and last one is geographical consideration. Clear? तो देख लेते हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिया है। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट करेगा, मैनेजरियल पॉलिसीज भी करेंगी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दैट इज इन्वायरमेंटल टर्बुलेंसेस भी इसको अफेक्ट करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, Which from the following is not an advantage of line organization? अब देखो लाइन ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इसके भी कई सारे एडवांटेजेस हैं। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं जो आपको लर्न करने हैं, जैसे इसकी सिंप्लिसिटी, दूसरा कि यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा क्या होती है? फिक्स्ड मैनर में चलती है, देन यूनिफाइड कंट्रोल होता है, देन लाइन ऑर्गेनाइजेशन है तो क्विक डिसीजन होगा एंड फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ये सारे पॉइंट्स तो होपफुली सबको लर्न होंगे लाइन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। और हमने ये चीज़ बताया भी था कि अगर आप लोग कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आप एक बार लर्न कर लेना। तो होपफुली ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न होंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। देखो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, डेमोक्रेटिक नेचर हमने बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल है, बेटर कंट्रोल दैट इज यूनिफाइड कंट्रोल एंड प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन। देखो प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन भी होगा क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है, तो सबको पता होगा कि कब अपनी ड्यूटी पूरी करके किसको हमें बेसिकली इन्फॉर्म करना है। बट क्या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। नेक्स्ट, Which of the following is not a characteristics of management? मैनेजमेंट के कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें 9 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला, ये गोल ओरिएंटेड होता है, नेक्स्ट परवेसिव होगा, नेक्स्ट मल्टी डायमेंशनल होता है, नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनामिक फंक्शन है, इंटैंजिबल। इसी तरीके से टोटल 9 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके? मैनेजमेंट के। एक होता है इसमें कंपोजिट प्रोसेस कि सारे प्रोसेस को ना मिला करके ये चलते हैं, एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में एक बैलेंस बनाते हैं। क्लियर? तो ये ओवरऑल जो 9 पॉइंट है उसमें से देखते हैं कंपोजिट प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, टैंजिबल फोर्स, बल्कि हमने बताया कि मैनेजमेंट क्या है? इनटैंजिबल फोर्स। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट होता तो है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम भी करता है, बट क्या हमें दिखता है? नहीं। यूनिवर्सल होता है, दैट इज हर एक जगह पे मैनेजमेंट के हर एक प्रिंसिपल को सेम मैनर में ही अडाप्ट किया जाएगा। यूनिवर्सल मतलब क्या? आप कहीं पे भी चले जाओ उसकी मीनिंग सेम होगी। क्लियर? अब हमसे देखो क्वेश्चन में ये चीज़ पूछा था कि इसमें से कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो नो डाउट टैंजिबल फोर्स, क्योंकि ये क्या होता है? इनटैंजिबल फोर्स। क्लियर? नेक्स्ट, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। कह रहा मैनेजमेंट इज अ डेवलप्ड आर्ट एंड सोशल साइंस एंड डेवलप्ड प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज अ डेवलप्ड आर्ट, सोशल साइंस एंड डेवलपिंग प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज डेवलपिंग आर्ट, सोशल साइंस एंड डेवलप्ड प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज अ डेवलप्ड आर्ट, प्योर साइंस एंड डेवलप्ड प्रोफेशन। तो देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा है अबाउट नॉट ट्रू, और हम सबको पता है कि अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें ये प्योर साइंस नहीं है बल्कि ये सोशल साइंस है। क्लियर? तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन में तो दिया है, बट फोर्थ ऑप्शन में प्योर साइंस दिया है, और प्योर साइंस के बेसिस पे ही हम कह रहे हैं कि पॉइंट नंबर 4 क्या है? रॉन्ग है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। दिस डेफिनेशन हैज़ बीन गिवन बाय, इसका करेक्ट आंसर है 1, हेरोल्ड कून्स। ये साथ के साथ लर्न कर लेना। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, मैनेजमेंट शुड गिव मोर इंपॉर्टेंस टू इम्प्रूविंग प्रोडक्शन देन प्रोडक्टिविटी। मैनेजमेंट शुड गिव मोर इंपॉर्टेंस टू इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी देन प्रोडक्शन। Management should give equal importance.
मैनेजमेंट शुड नॉट वरी फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। लास्ट दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है। सिंपली देखो, मैनेजमेंट को फोकस किस पे करना चाहिए? प्रोडक्टिविटी पे, क्योंकि अगर आप प्रोडक्टिविटी क्रिएट करोगे, दैट इज आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोडक्टिव बनाओगे, प्रोडक्टिव इन द सेंस दैट इज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अगर वो वर्क कर रहे हैं, तो नो डाउट वो बिना वेस्टेज के, बिना रिसोर्सेज के वेस्टेज के टाइमली प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो आप किस पे फोकस करोगे? प्रोडक्टिविटी पे, ना कि प्रोडक्शन पे। और अगर आपने अपने हर एक एम्प्लॉय को प्रोडक्टिव बना दिया तो प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिकली सुधर ही जाएगा। क्लियर? तो हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए? प्रोडक्टिविटी पे, ना कि प्रोडक्शन पे। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, coordinating subordinates of a department working at different positions shall be called as vertical coordination, horizontal coordination, external coordination। देखो यहाँ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है coordinating subordinates of a department working at different positions, वो अलग अलग पोजीशन पे काम कर रहे हो, तो उस केस में देखो अब हॉरिजॉन्टल में क्या है? डाउनवर्ड जाता है, वर्टिकल में सेम लेवल पे जाता है, और एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन की बात ही ना हो। क्लियर? और जब बात करें डिफरेंट पोजीशंस की, तो हम बात करते हैं डायगोनल कोऑर्डिनेशन की। क्लियर? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, नन ऑफ द 3। नेक्स्ट, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन ड्राइवर्स? इसका करेक्ट आंसर है 3, वेस्टिबल ट्रेनिंग। नेक्स्ट, फाइंड आउट द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। एप्टीट्यूड टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, विजन टेस्ट। ये पहले 3 टेस्ट तो होते हैं जब स्टाफिंग के टाइम, जब आपका इंटरव्यू लिया जाता है उस टाइम, उस दौरान ये सारे टेस्ट तो होते हैं। बट क्या विजन टेस्ट होता है? विजन टेस्ट तब होता है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ना? ये इंटरव्यू प्रोसेस में होता है। और अगर हम विजन मतलब आई टेस्ट की बात करें तो ये कब होता है? जब आपका सिलेक्शन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, विजन टेस्ट। नेक्स्ट, हु हैज सेड मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग? इसका करेक्ट आंसर है 4, रूज मुरे। ये साथ ही साथ लर्न करते जाएंगे। नेक्स्ट, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट? देखो अगेन हमसे क्या पूछा है? फॉल्स। डायरेक्शन इज हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटिंग अ चेंज प्रोग्राम। फ्री रेन टेक्निक इज अ मोस्ट सुटेबल टेक्निक ऑफ डायरेक्शन फॉर साइंटिस्ट। Selection is an integral part of direction. Direction may be needed in an informal organization. अगर informal organization है तो उसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन की अगर बात करें तो वो सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, कि डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। कब? जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। क्लियर? नेक्स्ट, when a plan is formulated before the occurrence of event, it is known as प्रोएक्टिव प्लान, रिएक्टिव प्लान, रूटीन प्लान और नन ऑफ द 3। अब देखो अगर हम लोग बात करें प्रोएक्टिव प्लान की, तो प्रोएक्टिव प्लान मतलब सिंपली क्या होता है कि एक ऐसी प्लानिंग जो बेसिकली डिज़ाइन की जाती है डिज़ायर्ड फ्यूचर के लिए, एंड देन इन्वेंटिंग वेज टू क्रिएट दैट फ्यूचर स्टेट। क्लियर? मतलब जैसा हमें फ्यूचर चाहिए हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं एंड फिर उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं सो दैट उस पर्टिकुलर फ्यूचर स्टेट को हम अचीव कर पाए। और हमसे क्वेश्चन में ये चीज़ पूछा है बिफोर द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इवेंट के अकर होने के पहले हम कौन सा प्लान बनाते हैं? नो डाउट प्रोएक्टिव प्लान। क्लियर? नेक्स्ट, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग? अब अगर हम लोग एलिमेंट ऑफ प्लानिंग की बात करें तो इसमें 8 एलिमेंट्स थे। सबसे पहला था ऑब्जेक्टिव्स। ये लर्न करना है, बार बार बता चुके हैं कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फोरकास्टिंग, और ये क्लास 12th में इनफैक्ट बीकॉम में भी हमने पढ़ा हुआ है। पॉलिसीज, rules, then procedures, programs, projects and budgets। ये ओवरऑल हमारे पास 8 एलिमेंट है रिलेटेड टू प्लानिंग। क्लियर? तो ऑप्शन देख लेते हमारे पास क्या क्या दिया है? पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, प्रोसीजर्स है, पर क्या प्लानिंग है? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4, प्रिंसिपल्स, कि प्रिंसिपल कोई एलिमेंट नहीं है प्लानिंग का। क्लियर? नेक्स्ट, wearing name plate in the office by the staff is mandatory. It is an example of। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है कि wearing name plate, अगर हम ID कार्ड लगा रहे हैं जिसमें हमारा नाम लिखा है और ये करना मैंडेटरी है, तो ये प्लानिंग के किसी एलिमेंट की बात कर रहा है। और 2 ही चीज़ हो सकती है, चाहे पॉलिसी हो सकती है, चाहे रूल हो सकता है। क्लियर? बट करेक्ट आंसर क्या होगा? रूल। क्यों? क्योंकि अगर पॉलिसी की बात करें तो ये जनरल गाइडलाइन है जो कि यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए होती है।
सो दैट डिसीजन मेकिंग में एक यूनिफॉर्मिटी हम क्रिएट कर पाएँ। बट अगर रूल की बात करें तो रूल एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ये बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टू रूल। नेक्स्ट, a small core group of persons doing their trading basically through internet is an example of, no doubt इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, वर्चुअल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन का मेरिट कौन सा नहीं है? हायर मोरल ऑफ स्टाफ, डिसेंट्रलाइजेशन से ये तो होगा, सूटेबल होगा फॉर रूटीन वर्क, टाइमली डिसीजन भी होगा। बट क्या डिफिकल्टी इन कंट्रोल होगा? नहीं, बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन से तो हमारा कंट्रोल और बेटर होता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, डिफिकल्टी इन कंट्रोल। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी भी होगी। पर क्या पावर पढ़ा है? नहीं, हमने हमेशा तीन चीज़ साथ में पढ़ा, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ देखो हमने 2019 के क्वेश्चन पेपर पे भी डिस्कशन कर लिया है, तो 2018 एंड 19 का पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया रिलेटेड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है और कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ करके जाना है बिजनेस मैनेजमेंट का। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास प्रॉपर्ली समझ आई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ ही साथ आप देखना हमने टेलीग्राम लिंक दी है जहां आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। इन पेपर्स की कॉपी PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, या आप चाहो तो BHU की वेबसाइट से आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपको आज की क्लास प्रॉपर्ली समझ आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में जहां हम 2017 एंड 2016 के क्वेश्चन पेपर पे डिस्कशन करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।